Hello students. Now we are going to start a new chapter, that is transport of molecules in the plant. Okay. Now what type of the molecules transported in the plants we will see. That is the water molecule. The roots are important part of the plant that absorb the water and the minerals from the soil. Second, minerals molecule and food, that is the leaf part of the plant synthesizes the food in the form of the glucose and it transported throughout the plant. So basically three types of the molecule. Another molecule is also there, but water, minerals and food. Water and minerals, they are absorbed by the root from the soil and it transported up to the upper part of the plant, while the food is synthesized by the process of photosynthesis from the leaf or in the leaf, and it is transported downward side up to the root. So first of all, what is the transport? What is mean by transport? So transport means there is a movement or the transfer of the molecule from the one place to another place. So it is the transfer of molecule from one place to other place. Okay, so this is the transport. So if we talk about in respect of the plant, that is water. So water जो है वो कहाँ अवेलेबल है? सॉइल में अवेलेबल है, और यहाँ से रूट जो होता है पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो कहाँ तक पहुंच रहा है? लीफ एरिया तक पहुंच रहा है. इसी तरह से मिनरल्स भी आप सॉइल से ही वाटर एब्जॉर्ब कर प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि फूड जो है वो लीफ में सिंथेसाइज हो रहा है और लीफ से फिर कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड साइड, यानी कि रूट एरिया तक भी पहुंच जाता है, जहां पे वहां पे स्टोरेज वगैरह भी होता है. तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट. ओके, नाउ अब ये जो ट्रांसपोर्ट होगा वो दो तरह से हो गया. दो तरह का होता है. एक जो होता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट, and the second is long term transport. दूसरा क्या हो जाएगा? long term transport. तो यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है वो डिस्टेंस के बेसिस पे बात हो रही है, एरिया के बेसिस पे बात हो रही है कि मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं. यानी अगर वो छोटी दूरी तय कर रहे हैं, अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हम शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, लंबी दूरी तय कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट. जैसे अभी हमने बात किया वाटर, मिनरल्स और फूड की, तो यहाँ पर ये तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्लांट के एक लोकेशन को छोड़ करके दूसरे लोकेशन तक पहुंच रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किस तरह का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. तो शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट पर क्या होगा? शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि सपोज करो कि यहाँ कोई आपके प्लांट का सेल है और उस सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल, और अगर इस मॉलिक्यूल को इस सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होना है या डिस्पर्स होना है, इस पूरे सेल के अंदर अगर उसको डिफ्यूज होना है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जो इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके मूवमेंट से, यानी कि उसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से ये जो चीजें होंगी वो पूरी सेल में फैल जाएंगी. ठीक है, ये पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पर विद इन दिस सेल हो सकता है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट यानी कि विद इन सेल. तो सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है या किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होना है, तो वहां पर कौन सा मूवमेंट होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है दैट इज क्लॉकवाइज and anti-clockwise movement of cytoplasm.
ठीक है। सो दिस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म विद इन द सेल इज कॉल्ड साइक्लोसिस। इसको हम क्या टर्म देंगे? साइक्लोसिस बोलेंगे, या फिर इसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कह सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ओके। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि एक सेल के अंदर अगर किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना है तो कैसे होगा? वो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, और इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? साइटोसिस बोलेंगे या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलेंगे। लेकिन अगर कोई दो सेल जो कि एक दूसरे के नियर बाय है तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट क्या होगा? फ्रॉम वन सेल टू अनदर। सपोज दिस इज सेल ए, दिस इज सेल बी। तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है जिसको सेल ए से सेल बी में जाना है, तो इस तरह के जो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होते हैं उनको भी शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। तो एक तो हो गया विद इन सेल और दूसरा हो जाएगा बिटवीन सेल, बिटवीन सेल्स। तो दो अगल बगल के जो सेल्स हैं, नियर बाय सेल्स हैं, उनके बीच अगर ट्रांसपोर्ट होना होगा तो दैट इज द शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट के लिए क्या हो जाएगा कि इसको इस साइटोप्लाज्मिक जो बैरियर है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है उनको क्रॉस करके जाना होगा। तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हो सकता है डिफ्यूजन के थ्रू हो जाए या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फिर हम बात कर सकते हैं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस। तो यहां पर ये तीनों जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया विद इन द सेल और बिटवीन द सेल। विद इन द सेल बाय मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। If the molecule transport between two cells, then between the cells. When the molecule travel from one cell to another cell by diffusion, facilitated diffusion or osmosis. Okay. So this is the short term transport. Long term transport की बात अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे तीनों जो है वो long term transport के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वाटर ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा? फ्रॉम रूट टू लीफ होगा, फ्रॉम रूट टू लीफ। तो जब भी लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो यहां पर हमको किसी एजेंसीज यानी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे किस चैनल से ये जाएगा? दैट इज जाइलम। तो जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज होगी वो क्या होगी? जाइलम होगी। अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे, मिनरल ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे भी मिनरल ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा? रूट से आगे की तरफ होगा, तो रूट से आगे लीफ तक जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी होगी? दैट इज जाइलम। और अगर फूड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, तो ये लीफ से होगा और कहां तक जाएगा? रूट तक जा सकता है। तो यहां पर कौन सी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी होगी? फ्लोएम होगी। तो जब भी लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी होगा एंड विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब भी जाना है, सपोज आपको यहां से लखनऊ जाना है, यहां से दिल्ली जाना है, तो आसानी से आप नहीं जाओगे, आपको कुछ कन्वेंस यूज करना पड़ेगा, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो एक रास्ता होगा उसका जाने का, तो एक चैनल जिसके थ्रू हम जाएंगे या कुछ एनर्जी लगा के जाएंगे। तो जब भी लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी की बात करेंगे और दूसरा हम एनर्जी की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? कौन कौन सी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है? दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में जरूर पढ़ा होगा चैप्टर टिश्यू में। ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये वैस्कुलर बंडल का हिस्सा होता है। जैसे अगर हम रूट की बात करें तो यहाँ पर अंदर की तरफ वैस्कुलर बंडल, सेंटर पार्ट में वैस्कुलर बंडल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है।
ठीक है। और ये जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल्स और फूड का। ओके, तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाता है। तो यहाँ पे टिश्यू चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लो कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये एक तरह का वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल का पार्ट है जो कि किसी भी प्लांट के सेंटर में, किसी भी टिश्यू के सेंटर वाले रीजन में होता है, और बेसिकली इसका काम होता है वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पर हमने अगर डिस्टेंस के बेसिस पे बात किया, कितना दूर ट्रैवल कर रहेगा कोई मॉलिक्यूल, तो उस बेसिस पे दो तरह के ट्रांसपोर्ट हो गए, शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं एनर्जी के टर्म्स में कि एनर्जी के टर्म्स में ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से होते हैं। तो एनर्जी के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह का होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, on the basis of energy, transports is of two types. The first one is passive transport and the second one is active transport. Active transport. So as the name tells us what is passive and active. Active means यहाँ पे एनर्जी लग रही है, जब कोई आप काम एक्टिवली करते हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, जबकि पैसिव का मतलब होता है कि यहाँ पर बिल्कुल शांति से आप कुछ मत करिए, बैठे रहिए, दैट इज पैसिव। लोग कहते हैं पैसिव बैठे हुए, तो पैसिव का मतलब है नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्टिव का मतलब हो गया विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे इन दोनों को हम समझेंगे, लेकिन डिफरेंस के फॉर्म में समझेंगे। तो इसी तरह साथ साथ में हम डिफरेंस भी करते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल अपने हायर कंसेंट्रेशन से अपने लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो द मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, यानी अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट की हम बात कर सकते हैं कि कोई भी चीज अपने ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ जा रही है, ठीक है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम their lower concentration to higher concentration, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कैसे कहां से कहां की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम हायर टू लोअर इन केस ऑफ पैसिव, लेकिन एक्टिव में कहां से कहां जा रहे हैं, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि यहाँ पर चूंकि पैसिव है, पैसिव का मतलब है कि कोई एनर्जी नहीं लगानी है। सो ये जो मूवमेंट होगा, ये जो ट्रांसपोर्ट होगा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगने वाली है। मॉलिक्यूल जो होंगे वो अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल करने के लिए या मूवमेंट होने के लिए। यहां पे क्या होगा, विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जब भी किसी को नीचे से ऊपर जाना होता है, कम से ज्यादा की तरफ जाना होता है, तो वहां पे उसको क्या करना होता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनर्जी लगाएंगे तब जाके ये ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप ट्रैवल करते हैं, यहाँ कोई भी एडिशनल हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये एंजाइम या प्रोटीन से इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस प्रोसेस हैज नो इफेक्ट
not affected by the enzymes are proteins. So no effect of enzymes and proteins, यानी एंजाइम्स और प्रोटीन्स की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, ये रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी इस तरह के रिएक्शन को कराने के लिए या किसी भी मूवमेंट को कराने के लिए किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं है, किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, नीड ऑफ एंजाइम और प्रोटीन। सो अब जब एंजाइम या प्रोटीन की बात हो गई तो यहाँ पे हम बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इस एंजाइम या प्रोटीन को अफेक्ट करेंगे, जैसे टेम्परेचर। सो यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं है, नो प्रोटीन नो एंजाइम, सो नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। जबकि यहां पे क्या होगा, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि जो एंजाइम होगा वो टेम्परेचर से रेगुलेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये खुद ही हो रहा है, ये अपने आप में हो रहा है, तो ये स्लो होगा। दिस इज द स्लो प्रोसेस। जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, ये फास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। तो दिस आर द सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर हम एग्जाम्पल अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे डिफ्यूजन की बात हम करेंगे, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ऑस्मोसिस की बात करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात भी हम कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ये सब हम बातें करेंगे। तो इस तरह का जो प्रोसेस है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। So this type of the transport on the basis of energy. So on the basis of energy, transports are of two types, passive and active. In the passive transport means there is no expenditure of energy, without expenditure of energy. While in the active transport with expenditure of energy, यहाँ पर passive transport में जो molecules होते हैं वो अपने higher concentration से कम concentration की तरफ जाते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल अपने लोअर कंसेंट्रेशन से अपने हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। यहां पर चूंकि किसी भी तरह के प्रोटीन या एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ये प्रोसेस हो रहा है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जबकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराना पड़ रहा है तो यहाँ पे नीड ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन। नो, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस व्हाइल इट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंजेस। ये स्लो प्रोसेस हो जाएगा और ये फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, और यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम समझेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। ओके ना, तो चलिए हम एक स्टार्ट कर लेते हैं, डिफ्यूजन के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? तो जो डिफ्यूजन होता है, जस्ट हेडिंग डाल लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एक लिटरल मीनिंग होता है टू फ्लो। इसको हम कहते हैं बहना। कोई भी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, फ्लो करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके करते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर एक कमरा है, उसको हमने एयर टाइट पैक कर दिया और हमने उस कमरे के एक कॉर्नर में एक परफ्यूम की बोतल ओपन कर दी, तो कुछ देर के बाद, हो सकता है 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जितना भी टाइम लगे, आप कुछ देर बाद जब उस कमरे में आएंगे तो आपको उस पूरे कमरे में एक बराबर आपको स्मेल समझ में आएगी। तो आपने क्या किया, सिर्फ बॉटल को ओपन किया और थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में एक आपको स्मेल महसूस होने लगती है।
तो इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है, अपनी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन को अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? दैट इज टू फ्लो, और वी कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकते हैं। तीनों तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर concentration to lower concentration till equilibrium is reached without expenditure of energy। यानी यहां पर बिना एनर्जी का यूज किए जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से कहां की तरफ जाएंगे? लोअर कंसेंट्रेशन। कब तक चलेंगे? जब तक कि दोनों तरफ यानी चारों तरफ इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो जाए, यानी कि बैलेंस, इक्वल अमाउंट। जैसे आपने परफ्यूम की बोतल ओपन करी तो कुछ सबसे पहले तो आपको परफ्यूम की बोतल जहां खुल रही है वहां सबसे ज्यादा आपको स्मेल समझ में आएगी, लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए तो आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि पूरे कमरे में एक बराबर सी महक आ रही है। तो मॉलिक्यूल्स तब तक मूव करते हैं जब तक कि चारों तरफ या एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेटस जो है वो स्टेबलाइज ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, तो अगर हम सॉलिड का डिफ्यूजन करते हैं, जैसे सॉलिड, सपोज कीजिए कि आपने एक ग्लास पानी ले लिया और उसमें कुछ शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए, दैट इज शुगर, और यहाँ पे क्या है, आपने वाटर ले लिया। तो ये जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, और आप जब पानी को थोड़ी देर बाद आप पियोगे तो आपको एक बराबर मिठास समझ में आएगी। सो दिस सॉलिड मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस इनटू द लिक्विड मॉलिक्यूल। अगर हम बात करेंगे लिक्विड का डिसॉल्व कैसे होता है, लिक्विड का डिफ्यूजन, तो आपने बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हो कि अगर हम पानी में अगर कुछ ड्रॉप्स मिल्क के मिला दें, मिल्क के कुछ ड्रॉप्स मिला दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद पूरा जो वाटर है वो मिल्की अपीयरेंस में दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर हम गैसेस का डिफ्यूजन देखते हैं तो गैसेस का डिफ्यूजन आप बहुत आराम से ऐसे समझ सकते हो कि आपके पूरे एनवायरमेंट में जो गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैसेस है, ऑक्सीजन गैसेस है, वो क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। सो गैसेस का ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, CO2, ठीक है, ये सब गैसेस का ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो सॉलिड है वो सॉलिड में ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूज नहीं करता है। सो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड का सॉलिड में, ऑफ सॉलिड इन सॉलिड इज इम्पॉसिबल तो नहीं कहना चाहिए, बट यहाँ पर क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको आसानी से नहीं देख सकते नेचर में, तो इसलिए इसको इम्पॉसिबल कह सकते हैं। सो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ओके। So this is the process of diffusion, and it is an example of passive transport. So in the further class we will discuss few more points about the diffusion and osmosis. Thank you so much.